हेलो बेन, क्या हाल है आप सभी बच्चों का। तो बच्चों, आज हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर 18 है और इसको ख़त्म करेंगे। करीब करीब ये 1 आवर्स लग सकता है क्योंकि चैप्टर बड़ा है और इंटरेस्टिंग है। जानते ही हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी का जितने भी चैप्टर हैं सारे इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है बच्चों, ये ऑडियो बुक हम लोगों ने बहुत सोच समझ से आप लोगों के लिए जो टाइम वेस्टेज हो सकते हैं चलते फिरते ट्रैवल करते वक्त या कहीं खाना खाते वक्त, तुम लोग अपना ऑडियो बुक के तो इस्तेमाल करके अपना रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, देखो, ब्लड, पहली चीज़ आती है ब्लड। ब्लड जो होता है एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: एक फ्लूइड मैट्रिक्स, एक प्लाज्मा, एक फॉर्म एलिमेंट। मैंने क्या बोला बेटा? ब्लड। ब्लड जो कि एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है वो 3 चीज़ से मिलकर बनता है: एक फ्लूइड मैट्रिक्स, एक प्लाज्मा, एक होता है फॉर्म एलिमेंट। ठीक, अब देखो प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर होता है। स्ट्रॉ कलर मतलब नहीं समझ में आया? थोड़ी पीले कलर का। गाँव में भूसे कलर का देखे होंगे, भूसा भूसा जो गाँव में खिलाया जाता है पशुओं को। ठीक है, थोड़ा उस टाइप में। तो भैया प्लाज्मा एक क्या नाम स्ट्रॉ कलर होता है, विट्रस फ्लूइड होता है और नियरली 55% पूरे ब्लड में पाए जाते हैं। मैंने क्या बोला? नियरली 55% पूरे ब्लड में पाए जाते हैं टेट्रॉन प्लाज्मा। ठीक, उन 55% में 90 से 92% पानी होता है। मैंने क्या बोला? उन 55% में 55%, इन 55% आर 90 to 92% आर प्रेजेंट इन वाटर इन प्लाज्मा। ठीक है, ठीक है भैया। और तो हमारे प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन 6 से 8% होते हैं। ठीक है, और 3 मेजर प्रोटीन होते हैं: एक फिब्रिनोजन, एक ग्लोबुलिन, एक एल्ब्यूमिन। अब फिब्रिनोजन जो होता है ये काम करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या तो ऑर्जुलेशन ऑफ ब्लड। ग्लोबुलिन जो होता है टू डिफेंस मैकेनिज्म। एल्ब्यूमिन जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, इतना ही नहीं, कुछ हमारे स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल भी चाहिए: सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोरीन आयन। और ये भी छोड़ो, कुछ हमारे एमिनो एसिड, ग्लूकोज, लिपिड, ये सारे भी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब अगर प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिया जाए, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिया जाए, तब इसे बोलेंगे सीरम। प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिया जाए तब हम बोलेंगे सीरम। अब तीसरी चीज फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट 3 चीज से बनता है: इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। इरेथ्रोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स। इरेथ्रोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स। और इन तीनों को मिला दिया जाए तो फॉर्म एलिमेंट बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फॉर्म एलिमेंट 45%, अरे यार प्लाज्मा 55 हो गया तो फॉर्म एलिमेंट कितना बचेगा? 45%। 45% फॉर्म एलिमेंट होता है। अब एरिथ्रोसाइट की बात करते हैं। एरिथ्रोसाइट क्या होता है? रेड ब्लड सेल। ये मोस्ट एबेंडेंट सेल होता है ब्लड में, मतलब ब्लड के पूरे सेल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला है तो वो है आरबीसी। वो है तो आरबीसी। ठीक है, और आरबीसी का ऑन एवरेज अगर बात कर दी जाए हर एक एडल्ट मैन में, वो हेल्थी एडल्ट मैन होना चाहिए,
तो वो कितना होता है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी एएमएम क्यूब। ठीक है भाई। फिर उसके बाद भैया आरबीसी फॉर्म होता है रेड बोन मैरो में, और ये रेड बोन मैरो तब एडल्ट में, सर एम्ब्रियो जब बच्चे में हो, मान लो चाइल्ड में, तब था स्प्लिन में। चाइल्ड की बात कर दी जाए तो स्प्लिन में, और बड़े की बात कर दी जाए तो ये रेड ब्लड सेल हमारा बोन मैरो में पाए जाते हैं। ठीक है। आरबीसी के पास ई न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब न्यूक्लियस गायब होता है, और ये मोस्ट ऑफ द मैमल्स में होता है। और आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होता है, एंड ओवल भी होता है। तो बाइकॉन्केव होता है जनरली, एनसीईआरटी यहाँ पे बाइकॉन्केव लिखा है, और दी यूनिट ऑफ लाइफ में बाइकॉन्केव एंड ओवल लिखा है। ठीक है। आरबीसी हमारा ब्लड होता है जो कि रेड कलर का होता है, और उस रेड कलर का होने का मतलब ये होता है तो आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और ये रेड कलर देते हैं। ठीक है। अब एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात कर दी जाए तो 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हर एक 100 ml के ब्लड में यूज होता है। मतलब 100 ml ब्लड में हमारा 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अब उसके बाद एक अहम भूमिका होती है आरबीसी की, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस तो ट्रांसफर करती है। अरे यार, ब्लड से होते हुए क्या नाम है हर एक बॉडी पार्ट में पहुंचाता है, तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस है। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, और ये डिस्ट्रॉय होता है स्प्लेन में। ल्यूकोसाइट जो कि डब्ल्यूबीसी होता है, और ये कलरलेस होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। न्यूक्लिएटेड होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और ये रिलेटिवली लेसर नंबर में पाया जाता है। मतलब ऑन एवरेज बात कर दी जाए 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक। ल्यूकोसाइट जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है, और इसके मेन कैटेगरी डब्ल्यूबीसी थे या ल्यूकोसाइट के दो मेन कैटेगरी होते हैं, एक एजेरेनलोसाइट, एजेरेनलोसाइट। एजेरेनलोसाइट में दो चीज आते हैं, एक मोनोसाइट एक लिम्फोसाइट। एजेरेनलोसाइट में दो चीज आते हैं, एक क्या नाम है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। फिर जेरेनलोसाइट की बात कर दी जाए तो उसमें तीन चीज आते हैं, ईसोफिल, बेसोफिल, और एक क्या नाम आता है भैया, तुम भी बताओ, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, ईसोफिल, बेसोफिल। ठीक। अब मैंने 5 बताया है, क्या क्या बताया है। जेरेनलोसाइट में मैंने 3 नाम बताया, न्यूट्रोफिल, ईसोफिल, बेसोफिल। और एजेरेनलोसाइट में मैंने 2 बताया, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक। ठीक है सर। अब इन पांचों की बात कर दी जाए तो इन पांचों में भी डब्ल्यूबीसी सबसे ज़्यादा पाया जाता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है वो 60 से लेके 65% तक पाया जाता है। फिर उसके बाद लिम्फोसाइट जो कि 20 से 25% पाया जाता है। फिर क्या नाम है मोनोसाइट जो कि 6 से 8% पाया जाता है। फिर ईसोफिल जो होता है वो 2 से 3% पाया जाता है।
और बेसोफिल जो होता है वो 0.5 से लेके 1% पाया जाता है। सर ये याद कैसे करेंगे, थोड़ा ट्रिक बता देते तो और अच्छा होता। नो लॉन्जर मंकी ईट बनाना। एक बार आंखें बंद करो और मेरे साथ बोलो। नो, नो मतलब न्यूट्रोफिल, लॉन्जर मतलब लिम्फोसाइट, मंकी मतलब मोनोसाइट, ईट ईसोफिल और बनाना बेसोफिल। नो लॉन्जर मंकी ईट बनाना। ठीक है, याद हो गया। मैंने सारा चीज कवर कर दिया। अब लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। हालांकि ये तुम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ोगे 12th में। प्लेटलेट तो थ्रोम्बोसाइट होते हैं, ये चीज मैंने पहले बता दिया। और एक छोटे सेल तो फ्रेगमेंट तो क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स ही। और ये सारे छोटे 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 फ्रेगमेंट ऑफ सेल मिलते क्या बनाते हैं, एक बड़ा सा मेगा टेरियोसाइट, मेगा टेरियोसाइट। प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में भी डेवलपमेंट होता है। ब्लड नॉर्मली सब्सटेंस में, मतलब प्लेटलेट जो होता है वो कोagulation या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। अब प्लेटलेट का नंबर कितना होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख। 1.5 लाख से 3.5 लाख। ठीक है, ठीक है। अगर इस नंबर मतलब 1.5 लाख से 3.5 लाख नंबर कम होने लगे, धीमे धीमे बहुत जल्दी जल्दी ये नंबर कम हो रहे हैं WBC से, तो ये टेस्ट बीमारी तो वो दे रही है नज़र, तो वो एनीमिया की बीमारी है। एनीमिया डिसीज होता है जिसमें कि बहुत तेज़ी से ब्लड रिमूव होने लगता है, रिमूव मतलब लॉस होने लगता है। अब ब्लड ग्रुप की बात कर दी जाए, ब्लड ग्रुप में 2 ग्रुप होता है, एक ABO, एक RH। एक ABO, एक RH। अब ABO की बात कर दी जाए, इसमें पहली चीज देखा जाता है, ABO इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ टू सरफेस ऑफ एंटीजन ऑन दी RBC। मतलब RBC के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे भैया क्या, अगर एंटीजन प्रेजेंट है या एंटीजन एब्सेंट है। ठीक है, हम मेनली देखते हैं RBC के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, हालांकि अभी तुम्हें आगे सब समझ में आएगा। और हर एक अलग अलग इंडिविजुअल के प्लाज्मा में 2 नेचुरल एंटीबॉडी पाई जाती हैं। हर एक अलग अलग इंडिविजुअल के प्लाज्मा में 2 नेचुरल एंटीबॉडी पाई जाती है। और इतना ही नहीं, एंटीजन भी पाया जाता है। हालांकि तुम्हें बता दे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द 4 ग्रुप, 4 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया गया एंटीजन और एंटीबॉडी को। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। जो ब्लड ग्रुप होता है उसी का सेम एंटीजन होता है। अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन A होगा, ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन B होगा, ब्लड ग्रुप AB है तो ब्लड एंटीजन दोनों होगा, एंटीजन A भी होगा, एंटीजन B भी होगा। और ब्लड ग्रुप O मतलब इसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा, नील। अब जब तुम लोग लड़ाई करते हो, जैसे कि अब तुम्हें NCERT से लड़ना है तो NCERT से पढ़ डालो रे। मतलब अगर NCERT तुम्हें नीट में सिलेक्शन लेना है तो NCERT बायो की तुम रट डालो रे। तो रट डाल रहे हो तो इसके अपोजिट वर्क कर रहे हो ना, इसके अपोजिट वर्क कर रहे हो ना।
जब कभी भी तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो तुम्हें दवा दे दिया जाता है, और दवा देने से क्या होता है, तुम्हारी बॉडी फाइट करती है जो हमारे बॉडी के अंदर डिसीज होती है। तो मतलब यार डिसीज के अपोजिट हमारा बॉडी में कुछ ऐसा चीज़ बनता है जो लड़ाई करता है एंटीजन से। हाँ, तो वही मैं कहना चाहता हूँ भैया, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में अपोजिट होते हैं। अगर एंटीजन भी ए हो जाए और एंटीबॉडी भी ए हो जाए, तब तो हमारी बॉडी में लड़ेगा कौन? अरे यार, तब हमारी बॉडी से बचाएगा कौन? एंटीबॉडी ही बचाता है ना। तो एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन का अपोजिट होता है। तो मतलब अगर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगा, और अदर एंटीजन ए भी है बी भी है तो बाकी और तो एंटीबॉडी बनाता नहीं। एंटीबॉडी दो ही बन सकता है, ए बन सकता है, बी बन सकता है। अब ये भाई साहब दोनों एंटीजन ले लिया है तो एंटीबॉडी कौन बनाए? अरे यार, हमारे बॉडी ने एंटीबॉडी तो भी खरीद लिया है और एंटीजन तो भी खरीद लिया है। एंटीजन तो पहले से था, एंटीबॉडी तो भी खरीद लिया है। तो कौन इससे विपक्ष में लड़ाई करेगा? कोई नहीं। तो मतलब अगर एंटीजन ए भी प्रेजेंट होता और एंटीजन बी भी प्रेजेंट होता तो एंटीबॉडी कोई नहीं बनेगा। ठीक है। और वहीं पे ओ में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, नील होते हैं, तो इसमें दोनों तरीके से एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है। अब ब्लड डोनेट देख लेते हैं, कौन कौन डोनेट कर सकता है। ए वाले तो डोनेट कर सकता है, ए वाला भी, ओ वाला भी। बी वाले का बी भी डोनेट कर सकता है, ओ भी डोनेट कर सकता है। ओ मतलब ज़्यादा चीज हजरा होता है। ए बी वाले का ए भी डोनेट कर सकता है, बी भी डोनेट कर सकता है, ओ भी डोनेट कर सकता है, और ए बी भी डोनेट कर सकता है। और ओ वाले की बात कर दी जाए तो इसमें ओ वाला ओ तो ही डोनेट कर सकता है, ओ तो ही ले सकता है, मतलब लेने तो हर चीज ले सकता है। अब सुनो, ए बी जो होता है ये डोनेट कर सकता है, ए बी ओ और ए बी, मतलब ये रिसीवर होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। और ओ जो होता है हर किसी को डोनेट कर सकता है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। अब आर एच यूरोपियन आता है। आर एच यूरोपियन सबसे पहले देखा गया रेसस मंकी में। रेसस मंकी तो देखते वक्त तो आर एच, इसी वजह से रेसस मंकी में दो शब्द, स्टार्टिंग के दो शब्द आर एच होता है, तो इसी वजह से आर एच नाम रखा गया, आर एच यूरोपियन। और ये काफ़ी सिमिलर, ये रेसस मंकी वाला जो क्या नाम है एंटीजन एंटीबॉडी दिक्कत हुई है, ये ह्यूमन बीइंग के सिमिलर में था। नहीं तो हमारे बंदर और हमारे में क्या अंतर है? हम क्यों बंदर से कंपेयर करेंगे? लेकिन कुछ न कुछ हमारे बॉडी के ब्लड और मंकी के बॉडी के ब्लड में सेम आया, सिमिलर हुआ, तब हम लोग कंपेयर किए। ये हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? अगर आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन मिलता है तो आर एच पॉजिटिव, नहीं मिलता है आर एच नेगेटिव। और मेजॉरिटी नियरली बोलता है एनसीईआरटी, मेजॉरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमन आर एच पॉजिटिव पाए जाते हैं। मैंने क्या बोला? ये तुम्हारे हिसाब से नहीं, नियरली 80% ऑफ ह्यूमन सच इंडिविजुअल आर एच पॉजिटिव। और बाकी जो बचे मतलब एंटीजन आरबीसी से सरफेस पे नहीं हो जा तो आर एच नेगेटिव। आर एच नेगेटिव पर्सन कभी भी आर एच पॉजिटिव तो स्पोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है। और इसी बेस पे एक नया टेस्ट बनता है, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी। आर एच इनकम्पेटिबिलिटी
अब ये क्या बोलता है, मिसमैचिंग ऑफ ब्लड में मिसमैचिंग हो गया। अदर प्रेग्नेंट मदर RH नेगेटिव ब्लड है उसका, और जो उसका फीटस है, फीटस मतलब जो बच्चा है, उसका ब्लड RH पॉजिटिव हुआ, तब सुनो, अब ये पहली बात सुनो, मदर कैसे होनी चाहिए, RH नेगेटिव, और फीटस कैसा होना चाहिए, RH पॉजिटिव। मतलब पहला क्वेश्चन ये पूछा गया नीट में कि जो मदर का ब्लड RH नेगेटिव, जो क्या नाम है फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड होना चाहिए। ये टेस्ट में मदर प्रिपेयर करती हैं एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन। मतलब मदर के अंदर क्या है, RH नेगेटिव, फीटस के अंदर क्या है, RH पॉजिटिव। अगर फीटस का ब्लड मदर में चला गया तो भाई एंटीबॉडी बना ली जा। मतलब फीटस का ब्लड मदर के लिए वो एंटीजन का काम कर रहा है। अगर हमारी बॉडी में, मतलब मदर की बॉडी में एंटीजन इंटर चल जाए तो हमारी बॉडी बचाने के लिए उसके अपोजिट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देंगे। हाँ, तो जब मदर का फर्स्ट डिलीवरी होता है, ठीक है, लिखा है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। ये NCERT की बातें लिखी है। ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी होते ही ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि भैया मैटरनल ब्लड मतलब मदर का ब्लड स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव, मतलब RH पॉजिटिव देता था, फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड थोड़ा एक्सपोज्ड हो जाए, एक्सप्योर मतलब मिल जाए। मतलब होता क्या है, अब सुनो, पूरा बहुत अच्छे से बताने जा रहा हूँ। अब मदर जो है प्रेग्नेंट है, RH नेगेटिव उसका ब्लड है और फीटस का RH पॉजिटिव होता है। अब जैसे कि क्या नाम है, फीटस का जो ब्लड होता है RH पॉजिटिव होने की वजह से मदर के बॉडी में वो किस तरह का काम करेगा, एंटीजन। और जब तभी भी तुम्हें मालूम है एंटीजन हमारी बॉडी पे अटैच करता है तो हमारा बॉडी उससे अपोजिट एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। तो जब तक मतलब जब फर्स्ट चाइल्ड था तो क्या नाम है, प्लेसेंटा जानते हो, जिसकी वजह से प्लेसेंटा एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से मदर और फीटस के बीच में जो फूड हो या भोजन हो या वेस्ट पदार्थ हैं, ये सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो इसी के थ्रू जो क्या नाम है ब्लड, इसी के थ्रू मतलब प्लाज्मा के थ्रू हमारा ऑक्सीजन फीटस के पास पहुंचता है और फीटस का वेस्ट मटेरियल ले आता है। लेकिन भैया इसमें RBC नहीं जाता, मदर के थ्रू फीटस के अंदर कभी RBC नहीं जाता इम्बाइटल तौर से। मतलब जो ब्लड होता है वो बड़ा बड़ा होता है और फीटस के अंदर अभी छन्नी होता नहीं है कि उसे छान देता है, वहीं पे बाहर ही कर देता है, जिसकी वजह से फीटस के अंदर कोई भी ब्लड नहीं जा पाता। लेकिन जब डिलीवरी करते वक्त, तभी तुमने देखा होता है टीवी में कि वो इम्बाइटल कॉर्ड तो काटते हैं, इम्बाइटल कॉर्ड तो काटते वक्त थोड़ा ब्लड फीटस का मदर के अंदर चला जाता है, और मदर के अंदर थोड़ा सा भी ब्लड चला जाए तो मदर के लिए वो किस तरीके से काम करेगा, एंटीजन। तो तुरंत वो मदर का बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू देगा, और ये एंटीबॉडी बनाते ही मेमोरी सेव कर लेगा। जब नेक्स्ट डिलीवरी होगा, उस बच्चे के अंदर जो एंटीबॉडी बना है, अगर बच्चा RH पॉजिटिव है तो उस बच्चे के अंदर चला जाएगा, उस फीटस के अंदर चला जाएगा वो एंटीबॉडी। भाई एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बना लिया है फर्स्ट डिलीवरी में, वो एंटीबॉडी बना लिया। अब सेकेंड प्रेगनेंसी में वो एंटीबॉडी
फीटस के अंदर चला जाएगा और फीटस का ब्लड डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की वजह से जॉन्डिस या उससे क्या नाम है, जॉन्डिस या कुछ भी हो सकता है, अरे एनीमिया, जॉन्डिस और एनीमिया हो सकता है। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी और जॉन्डिस मतलब पूरी शरीर पीला पड़ जाना, ठीक है। और इस कंडीशन तो बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस। सर इसका कोई उपाय नहीं है। जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी हुआ, फीटस का ब्लड मदर के अंदर गया, लेकिन वैसे इमीडिएटली RH एंटी आर एच एंटीबॉडी दे देना चाहिए, जिसकी वजह से वो जो क्या नाम है बच्चे के थ्रू जो ब्लड मदर माँ के अंदर गया है वो तुरंत हटा दे, ठीक है। और हटाने की वजह से एंटीबॉडी बना नहीं पाएगा, और एंटीबॉडी बना नहीं पाएगा तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी बेटर रहेगा। अब तो ऑर्डुलेशन और ब्लड में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि ये सबसे बड़ा एंजाइम काम करता है थ्रोम्बोकाइनेज। जब कभी भी हमें चोट लगती है तो कंटिन्यू ब्लड बहना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ब्लड स्टॉप हो जाता है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि भैया ऐसा क्यों होता है, ये तुम्हें मालूम है? नहीं, अभी तक तो तुम्हें नहीं मालूम है। तो अगर मालूम हो जाए, दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये एनसीईआरटी की लाइनें बोलती हैं। ये मैकेनिज्म ऐसा है कि क्या नाम है, जो बॉडी का ब्लड हमेशा लॉस होता रहता है, इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि क्या नाम है, कभी कभी आपने देखा कि क्या नाम है, जब चोट लग जाने के बाद लास्ट टाइम में एक पपड़ी बनता है जो कि ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और वो फिब्रिन होता है, वो फिब्रिन होता है, ठीक है, फिब्रिन होता है। अब ये फिब्रिन क्या होता है ये बताते हैं। ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर होता है जिसे फिब्रिन बोलते हैं, और ये डेड और डैमेज पार्टिकल से मिलकर बनता है, ठीक है, बनता है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एकदम एनसीईआरटी नीट एनटीए पूछा है 4 बार कि भैया फिब्रिन are formed by the conversion of inactive fibrinogen by the plasma of the enzyme thrombin। भैया सुनो, फिब्रिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म होता है, इसे एक एंजाइम दे दिया जाता है जिसका एंजाइम का नाम होता है थ्रोम्बिन की वजह से ये फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में। बहुत आसानी से बताया हूँ। और एनसीईआरटी लिखती क्या है, दी फिब्रिन कैसे बनता है, फिब्रिन बना है बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन। मतलब मैंने बताया पहले इनएक्टिव फिब्रिनोजन तो एंजाइम दिया गया इन दी प्लाज्मा बाय द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बिन। मतलब प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फिब्रिनोजन तो जब थ्रोम्बिन एंजाइम दे देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में। एनसीईआरटी की ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी प्रकार थ्रोम्बिन भी एक्टिव होता है, लेकिन थ्रोम्बिन कैसे बनता है, थ्रोम्बिन तो एंजाइम दिया जाता है, सॉरी, थ्रोम्बिन एक किस तरह बनता है पहले बात सुनो। एक प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव पार्ट होता है, इसे एंजाइम दे दिया जाता है थ्रोम्बोकाइनेज। मैंने क्या बोला, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम दे देते हैं जिसकी प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। मतलब थ्रोम्बिन इज फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन बाय द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। ये लाइन याद रखना, ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। एनसीईआरटी का पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं कैस्केड मैकेनिज्म, ठीक है, कैस्केड मैकेनिज्म, ठीक है। और देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो आयन हेल्प करता है वो कैल्शियम आयन होता है, ठीक है। लिम्फ जो होता है क्या नाम है, ब्लड पास थ्रू द कैपिलरी इन टिश्यू, क्या नाम है, ब्लड कैपिलरी से होते हुए टिश्यू की तरफ चला जाता है,
और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या नाम है हमारे बाहर निकल आते हैं, मतलब बाहर मतलब स्पेस में निकल आते हैं, स्पेस का मतलब इंटेस्टाइनल फ्लूइड में आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे लार्जर प्रोटीन निकलते हैं, मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट इन द ब्लड वेसल, ठीक है। और द फ्लूइड, अब फ्लूइड रिलीज आउट हुआ मतलब बाहर आ गया जो फ्लूइड, उसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा, ये सारी चीज़ तुम्हें मालूम हो रहा। और इसमें भाई फ्लूइड के होते हुए हमारे न्यूट्रिएंट और जैसे चेंज हो जाते हैं हर एक बॉडी पार्ट में, जिससे के बीच में ब्लड और हमारे सेल के बीच में। भाई जो क्या नाम है न्यूट्रिएंट जा रहा है वो सेल और ब्लड के बीच में ही तो जा रहा है, हाँ जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि क्या नाम है लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फ ही बोलते हैं। लिम्फ कलरलेस होता है फ्लूइड, लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है। और एक स्पेशलाइज्ड होता है जिसे बोलते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करता है। लिम्फ इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का एक क्या नाम है कैरियर है, कैरियर मतलब इधर से उधर न्यूट्रिएंट पहुंचाता है। हार्मोन्स भी फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैटियल जाला, हालांकि ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में मैं बताता हूँ ये चीज़, ठीक है। अब उसके बाद भैया सर्कुलेटरी पाथवे पाते हैं। सर्कुलेटरी पाथवे दो प्रकार का होता है, ओपन और क्लोज। ओपन और क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी का एग्जांपल होता है ओम, ओम नमः शिवाय बोलते हो ना, ओ ए एम, ओम मतलब ओ मतलब ओपन, ए मतलब आर्थ्रोपोडा, यम मतलब मॉलिक्यूल। जल्दी बोलो, आंखें बंद करो, बोलो ओम। ओम से मतलब ओपन आर्थ्रोपोडा मोलेस्टा, 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 ठीक है। और क्लोज का एसी चलाते हो, एसी इट्वायर, एसी इट्वायर, एनेलिडा टॉडरेटा, सी मतलब क्लोज, एसी इट्वायर, एसी का इट्वायर, एसी का इट्वायर, एसी का इट्वायर, एसी का इट्वायर। ए मतलब एनेलिडा, सी मतलब टॉडरेटा और सी मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और जो क्या नाम है ब्लड होता है, ब्लड हमेशा सर्कुलेट करते हैं क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल में, ठीक है। अब देखो जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनके पास मस्कुलर चैम्बर हर्ट पाए जाते हैं। फिशेस के पास दो चैम्बर हर्ट होते हैं, फिशेस के पास दो चैम्बर हर्ट होते हैं, ईट आर्टेरियम ईट वेंट्रिकल, ईट आर्टेरियम ईट वेंट्रिकल। एम्फीबिया के पास और रेप्टाइल के पास तीन चैम्बर हर्ट होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन आता है जो होता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल चार चैम्बर होता है, ठीक है। क्रोकोडाइल के पास चार चैम्बर होते हैं। एम्फीबिया के पास तीन तीन चैम्बर होते हैं, दो आर्टेरिया, आधा, हाफ, हाफ वेंट्रिकल, टू आर्टेरिया एंड हाफ वेंट्रिकल, ठीक है, ठीक है, या सिंगल वेंट्रिकल बोल सकते हो, ठीक है। वेर एट क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स पॉसेस फोर चैम्बर हर्ट, दो आर्टेरिया दो वेंट्रिकल, दो आर्टेरिया दो वेंट्रिकल। In fishes, the heart pump out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills. Deoxygenated blood तो कन्वर्ट करता है ऑक्सीजनेट करता है ब्लड बाय दी जिल्स की मदद से, जिल्स की मदद से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, पूरे क्या नाम है बॉडी पार्ट को डोनेट कर देगा, ठीक है। और डोनेट करते क्या करेगा, अरे टिश्यू तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने के बाद वो क्या करेगा, CO2 वापस ले आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आएगा, रिटर्न करेगा। और इसी तो बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबिया और रेप्टाइल में देख लिया जाए, लेफ्ट आर्टियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आते हैं और जस्ट लंग के थ्रू राइट आर्टेरियम में दे जाते हैं। और इससे लेफ्ट आर्टेरियम में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट आर्टेरियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और इसे भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोला जाता है, क्योंकि ये जानते ही हो ये लास्ट में मिस हो जाता है, मिस हो जाता है, ठीक है। और वहीं बर्ड और मैमल्स की बात कर दी जाए, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है कैसे,
लेफ्ट एंड राइट आर्टेरिया से, ठीक है। और ऑन दी वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड, ये सारी चीज़ तुम्हें मालूम हो जाए, इसमें कोई भी ब्लड मिस नहीं होता है, ठीक है, आपस में सेपरेट होते हैं, ठीक है। अब आता है भैया ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तो ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं मेरे लल्ला। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तो ही ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, और ये मस्कुलर चैम्बर हार्ट का बना होता है, और ये नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांच इन ब्लड वेसल एंड ब्लड, मतलब हम लोग तक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि ओपन क्लोज भाई, एनलीडा टॉर्डेटा में हम लोग आते हैं ना। हाँ ठीक है। अब चलो, हार्ट का जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, और ये थोरेसिक कैविटी के पास पाया जाता है। और इतना ही नहीं, जब मैं ब्रीथिंग पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने एक नोडल टिश्यू बताया था, मतलब दो लंग्स के बीच में पाया जाता है और थोड़ी लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, मैंने ये चीज़ बताया था ब्रीथिंग में। और इसका साइज एक मुट्ठी बराबर होता है, क्लेंचेड फिस्ट बराबर होता है। इट हैज द साइज ऑफ आ क्लेंचेड फिस्ट। इट इज अ प्रोटेक्ट बाय डबल वॉल मेम्ब्रेनस वॉल, और ये दो वॉल से प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। और ये जिसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है इसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। आवर हार्ट है 4 चैम्बर हार्ट, तो मालूम हो, 2 ऊपर 2 नीचे, ऊपर वाले आर्टेरिया, नीचे वाले वेंट्रिकल, 2 आर्टेरिया 2 वेंट्रिकल, हर चीज़ तो ये बात मालूम है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं भैया जो ऊपर, अब देखो इम्पोर्टेंट बात अब स्टार्ट होती है, अब ऊपर बहुत ध्यान से सुना। दो आर्टरीज के बीच में जो सेपरेट करते हैं, मतलब जानते हो 2 आर्टरीज हैं, मतलब ऊपर 2 आर्टरीज है, नीचे 2 वेंट्रिकल हैं, ये तुम्हें मालूम हो रहा। अब 2 आर्टरीज तो जो क्या नाम है सेपरेट रखता है, उसे बोलते हैं उससे बोलते हैं भैया इंटर आर्टिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं? इंटर आर्टिकुलर सेप्टम। इंटर आर्टिकुलर सेप्टम। इंटर आर्टिकुलर सेप्टम, ठीक है। एक मिनट हो जाओ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। हाँ सही है। अरे मैं यार, रही बात ना, थोड़ा और कहीं ध्यान दे रहा था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। वैसे हालांकि मुझे मालूम था, मैं कंफ्यूज इस बात पे हो जाए, एनसीईआरटी की लाइनें ही तभी तभी कितनों पढ़ोगे तुम्हें तभी ना तभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वही चीज़ हुआ मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तभी तभी तुम स्कूल जाते हो, हाँ सर जा गए थे, तो उसमें इंटरवल होता था, हाँ होता था। इंटर मतलब बीच में, इंटरवल मतलब दो पीरियड मतलब 3 पीरियड के बीच में एक लंच होता था, मतलब 3 पीरियड ऊपर चलेगा, फिर इंटरवल 3 पीरियड नीचे चलेगा। तो मतलब 2 आर्टेरिया, एक आर्टेरिया इधर एक आर्टेरिया उधर, उसके बीच में कन्वर्ट करने वाला, मतलब इंटर आर्टियल सेप्टम। मतलब इंटर मतलब बीच में, आर्टियल मतलब आर्टरीज, और सेप्टम मतलब सेपरेट करने वाला, तो इंटर आर्टियल सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह वेंट्रिकल, तो जब वेंस वेंट्रिकल में आ जाए तो वेंट्रिकल तो सेपरेट करता है, तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर आर्टियल सेप्टम जो होता है वो थिन होता है, और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो थिक होता है, ठीक है, थिक होता है, ठीक है, ठीक है। अब आर्टरीज और वेन तो हॉरिजेंटली, अगर तुम देखो हॉरिजेंटली मतलब आर्टरीज ऊपर वेन्स नीचे, तो इन दोनों को सेपरेट करता है ऊपर वाला आर्टरियो, नीचे वाला वेंट्रिकुलर। आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, मतलब ऊपर से नीचे वाले में जो सेपरेट करते हैं इसे बोलते हैं। देखो जब क्या नाम है, आधा 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 मतलब आर्टरी, राइट आर्टरी लेफ्ट आर्टरी, तब इंटर आर्टेरियल हुआ,
ठीक है। अब आर्टरीज और वेन की बात कर रहे हैं। अभी तक मैंने क्या बोला, आर्टरीज तो सेपरेट करता है तो इंटर आर्टरियल सेप्टम, वेन्स तो सेपरेट करता है इंटर वेंटिकुलर सेप्टम। अब आर्टरीज और वेन्स तो बोल रहे हैं तो आधा नाम आर्टरी लो, आर्टरियो, और वेन का तो नाम लो वेंटिकुलर सेप्टम, आर्टरियो वेंटिकुलर सेप्टम आर सेपरेट ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। अब तुम्हें अच्छे समझ में आ जाओ भाई, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ा रहा हूँ भाई। देखो, हर एक सेप्टा प्रोवाइड करवाता ओपनिंग थ्रू टू चैम्बर ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड, दी ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल गार्डेड बाय वॉल। अब देखो, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में दो वॉल प्रेजेंट होते हैं। देखो, राइट एट्रियम की बात कर दी जाए तो भैया ये हमारा क्या नाम है, ट्राइस्फिड वॉल पाए जाते हैं। राइट एट्रियम में ट्राइस्फिड वॉल पाए जाते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के पास एक वॉल पाया जाता है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल पाया जाता है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल पाया जाता है, ट्राइस्फिड वॉल। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल पाया जाता है जिसे बाइस्फिड वॉल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल पाया जाता है जिसे हमने क्या बोला है, ट्राइस्फिड वॉल। और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं बाइस्फिड वॉल, मिटल वॉल, ठीक है। इसे बोलते हैं मिटल वॉल बोलते हैं। तो ये मिटल एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे रखा जाए मिटल वॉल, ठीक है। अब देखो ये सारी बात मैंने कवर कर दिया है एनसीईआरटी का। अब देखो फिर एनसीईआरटी क्या बोलती है। देखो, ऊपर राइट एट्रियम के ऊपर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आई थी उसे बोलते हैं वेना कावा। फिर हमारे राइट एट्रियम में आएगी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगी, और वेंट्रिकल से होते हुए एक जो नीचे से ब्लड ले जाएगी उसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। वेना कावा पल्मोनरी आर्टरी, वेना कावा पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। अब ये राइट वेंट्रिकल से ले जाएगी लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में जो ऊपर वाली पाइप होती है उसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। अब ये पल्मोनरी वेन्स लाएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम से होते हुए ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये चला जाएगा हमारे एरोटा के माध्यम से होते हुए हमारे चला जाएगा हमारे बॉडी में, बॉडी के हर वो पार्ट में। फिर बॉडी के हर वो पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के माध्यम से फिर हमारे राइट एट्रियम में वापस आ जाएगा। 2-3 बार ये वीडियो वापस करो, तुम सुनो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पूरा हार्ट बना है कार्डियक मसल, इसके बीच में वेंट्रिकुलर वॉल जो होते हैं थिकर होते हैं, ठीक है, और आर्टरिया पतली होती है वॉल, मैंने पहले बताया है ये चीज़, ठीक है। ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेटर चार्ज नोडल टिश्यू, इंपॉर्टेंट बात है, ये कार्डियक मस्कुलेटर होता है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेटर बोला जाता है जिसे नोडल टिश्यू बोला जाता है, ठीक है, नोडल टिश्यू बोला जाता है। अब नोडल टिश्यू हर एक हार्ट में, मतलब हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अब इम्पॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, पैचेज ऑफ द टिश्यू इन दी प्रेजेंट इन दी राइट कॉर्नर ऑफ राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम चार्ट, यस एन। फिर से सुनो, पैचेज ऑफ द टिश्यू आर प्रेजेंट इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम चार्ट, यस एन का साइनो आर्टेरियल नोड, तभी फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, यस एन मतलब साइनो आर्टेरियल नोड, ठीक है। और दूसरा क्या होता है भैया, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, और क्लोज होता है एबी बंडल के पास, इसे हम बोलते हैं एबीएन। एबीएन का मतलब एंट्रियो वेंट्रिकुलर
आर्ट्रियोवेंटिकुलर नोड, आर्ट्रियोवेंटिकुलर नोड, ठीक है। और ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर आर्ट्रियोवेंटिकुलर constitute AVN which passes through the anterioventricular septa to emerge of the top of the interventricular septum। ये सारी चीज़ मालूम पड़ जाए, ये सारी चीज़ मैंने बता दिया। अब पुर्तंजे फाइबर जो होता है वो 3 चीज़ से मिलकर बनता है। एक क्या नाम है हमारा, क्या क्या होता है बताओ भाई? बंडल ऑफ एज, और हमारे क्या क्या होते हैं बताओ? हाँ बताओ। तो हमारे फाइबर होते हैं जो वेंटिकुलर वॉल पे पाए जाते हैं, उन्हें बात कर दी जाए, उन्हें ले लिया जाए। और तो हमारे क्या नाम है एवी बंडल ले लिया जाए, इन तीनों तो मिला दिया जाए तो हमारे पुर्तंजे फाइबर होते हैं। तो लिखा है एनसीईआरटी द ब्रांचेज गिव राइट माइन्यूट फाइबर थ्रू द वेंटिकुलर नोडल मस्कुलर, मतलब वेंटिकुलर वॉल पे जो छोटे छोटे फाइबर होंगे वो, और प्लस क्या नाम है एवी बंडल, इन दोनों तो मिला दिया जाए, पुर्तंजे फाइबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो तबीयत खराब हो रही है मेरी। कैसे सर? चलो छोड़ो, वो काम नहीं है। अब देखो जो एसन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब इन्होंने क्या बोला है, नोडल मस्कुलेटर का काम क्या होता है, ये जनरेट करते हैं एसन पोटेंशियल बिना किसी स्टिमुलाई के, बिना किसी स्टिमुलाई के। हाँ भैया, तो मैं ये बोला नोडल मस्कुलेचर के पास इतनी एबिलिटी होती है क्योंकि वो पोटेंशियल जनरेट करे बिना किसी स्टिमुलाई के, बिना किसी आदेश से। ठीक है, और इसी तो लिए बोला जाता है ऑटो, ऑटो मतलब अपने आप, एक्साइटेबल। ठीक है, ऑटो एक्साइटेबल बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या नाम है, ये जो पोटेंशियल जनरेट है माइन्यूट, माइन्यूट मतलब बहुत थोड़ा सा, डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम, नोडल सिस्टम से बहुत थोड़े से पार्ट में ये क्या नाम है पोटेंशियल जनरेट रहेगा। ठीक है, और फिर बोलता है डी एस ए एन का पूरा नाम साइनो आर्टेरियल नोड, ये जनरेट रहेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर माइन्यूट माइन्यूट अगर पूछे माइन्यूट एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट किया तो बोलना नोडल मस्कुलेचर, और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पूछे जाए तो एस ए एन बताना, एस ए एन बताना साइनो आर्टेरियल नोड जो थी 70 से लेते 75 पर मिनट, 70 से लेते 75 पर मिनट, ये क्या नाम है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। और ये रिस्पॉन्सिबल करता है इनिशिएशन एंड मेंटेनिंग ऑफ रिदम कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट, आर्ट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें हेल्प सबसे ज़्यादा है तो वो एस ए एन नोड का है। अगर एस ए एन नोड फेल हो जाए तो भैया हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम इन अ मिनट, ऑन एवरेज बात कर दी जाए तो 72 बीट पर मिनट। कार्डियक साइकिल क्या होता है, और चलो ये भी देख लेते हैं। पहले हमारा क्या नाम है जो हार्ट होता है वो जॉइंट डायस्टोल, मतलब आराम में होता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आर्टरी दोनों वेन्स चिल मार रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल का क्या काम होता है, अरे तो जो बच्चा लेक्चर पढ़ा हो जा वो उसे समझ में आएगा, और जो बच्चा लेक्चर नहीं पढ़ा हो जा उसे मैं पूरा प्रयास करूँगा समझाने के लिए, लेकिन आपको एक बार देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। देखो जॉइंट डायस्टोल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जॉइंट डायस्टोल में लिखा है एनसीईआरटी ट्राइस्पिड बाइस्पिड वॉल ओपन हो जाते हैं, ट्राइस्पिड बाइस्पिड वॉल ओपन हो जाते हैं, मतलब लिखा है कि ट्राइस्पिड एंड बाइस्पिड वॉल्व आर ओपन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा। इंपॉर्टेंट बात ये सुनो, ट्राइस्पिड बाइस्पिड वॉल्व ओपन हो जाते हैं, ब्लड पल्मोनरी पल्मोनरी ब्लड आता है पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा, मतलब ऊपर मैंने बताया था जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आते हैं उन्हें वेना कावा बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों से ब्लड आएगा, पहुंच जाएगा लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और किससे होते हुए आर्टेरिया से, लेफ्ट और राइट आर्टेरिया। एनसीईआरटी थी भाई, बातें बहुत घुमा दिया है। मैं जब पढ़ा था मैं 5 बार कंफ्यूजन में था भाई कि ये कहना क्या चाहती है।
3 बार 6 चार है भाई, 1 बार नहीं आएगी। देखो वो कहना क्या चाहती है, तभी तुमने सुना है कि भाई मान लो तुम कहीं जा रहे हो, तुम बोलो रे दिल्ली, हम दिल्ली गए हैं, हम कानपुर होते हुए दिल्ली गए हैं, ऐसा बोलो रे। और नहीं तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, हम दिल्ली पहुँचे कानपुर होते हुए। मतलब ये वेंटिकुलर में गया, इस जो ब्लड है वेंट्रिकल में गया, किससे होते हुए, आर्टरी से होते हुए। देखो यही लिखा है कि क्या नाम है, ट्राइस्फिड बाइस्फिड वॉल ओपन हुआ और ब्लड पहुंच गया, ब्लड पल्मोनरी वेन्स और वेना चाबा से निकली और पहुंच गई लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में, और जिससे होते हुए लेफ्ट और राइट आर्टरिया से होते हुए। कितना प्यारा बात लिख दिया, मतलब एनसीईआरटी ने ऐसी चीज लिखी कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, फिर सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं और उस वक्त क्लोज होने की वजह से एस नोड जनरेट होता है, जिसकी वजह से पहले जो ब्लड होता है आर्टरिया में 70% आता है, दूसरे टाइम जब एस जनरेट होता है तो 30% ब्लड आ जाता है, और ठीक है 30% ब्लड और आ जाता है। फिर उसके बाद आओ देखते हैं। ठीक है, जैसे एन जब जनरेट हुआ तो एक्शन पोटेंशियल, तो आर्टरिया अंडरडोज स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन, 30% ब्लड और आ गया। ठीक है, ये मैंने बता दिया। फिर दी एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड इन दी वेंटिकुलर साइड ऑफ दी एबीएन एंड एबी बंडल where the bundle of his transmit through the entire ventricular musculature। और जब वेंटिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी, या वेंटिकुलर सिस्टोल बोलो, वेंटिकुलर जब मसल कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट तो ही सिस्टोल बोलते हैं। वेंटिकुलर सिस्टोल जब हो जा तो वेंटिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जा, और वेंटिकुलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ट्राइस्फिड और बाइस्फिड वॉल्व बंद हो जाते हैं। और क्यों बंद हो जाते हैं, बैड फ्लो तो होने से, बैड फ्लो मतलब वापस ना जा पाए ब्लड, इसकी वजह से आर्टरिया में ट्राइस्फिड बाइस्फिड वॉल्व बंद हो जाते हैं और सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाते हैं। फोर्स मतलब बहुत तेजी से प्रेशर इंक्रीज होता है तो फोर्स लगता है, सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद इसकी वजह से क्या नाम है, वेंटिकुलर जो क्या नाम है, वेंटिकल में जो ब्लड होता है वो अब चला जाता है हमारे पाथवे पे, मतलब वेंटिकुलर पाथवे में चला जाता है। ठीक है, और फिर वेन से निकलते वेसल में चले जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद वेंटिकुलर रिलैक्स होने का समय आ जाता है, मतलब वेंटिकुलर डायस्टोल कैसे होगा, वेंटिकुलर प्रेशर कम हो जाएगा और इसकी वजह से सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। क्लोज हो जाने की वजह से जो क्या नाम है, प्रिवेंट हो जाएगा ब्लड वेन्स में ना आ पाए। इस वजह से क्या नाम है, बैड फ्लो तो रोकने के लिए सेमी ल्यूनर वाल्व बंद हो जाते हैं और वेंटिकुलर प्रेशर डिक्लाइन हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है। और ट्राइस्फिड बाइस्फिड वाल्व फिर तेज़ी से ओपन हो जाते हैं आर्टेरिया से। ठीक है, और उसमें 70% ब्लड आ जाता है स्टार्टिंग में, और फिर हमारा एन क्या नाम है, एन फिर जनरेट हो जा, तो फिर क्या नाम है, एन जनरेट हो जा तो 30% और ब्लड आ जाएगा, तो उसमें हमारा क्या होता, आर्टरी सिस्टोल 3 स्टेप हुआ। एक बार दोनों आराम थे, एक बार आर्टरी और वेन दोनों आराम में थे, और दूसरी बार आर्टरीज आराम में, आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, वेन्स रिलैक्स में था। तीसरी बार में वेन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, आर्टरी रिलैक्स था। फिर उसके बाद दोनों फिर फ्री थे, मतलब 3 स्टेप हुआ है ये सारे। अरे बेटा अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैंने ये वीडियो बना दूंगा, मतलब स्पेशल कार्डियक साइकिल पे, वो देख लेना। ठीक है, अब भाई हर किसी तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन समझाने का पूरा प्रयास कर रहा था। ठीक है, दी सिक्वेंशियल इवेंट इन दी हार्ट, अब बार बार ये हार्ट में ये सिक्वेंशियल इवेंट या सिलेंड्रिकल रिपीट हो, इसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और ये सिस्टोल और डायस्टोल जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए सिस्टोल बोलते हैं, और जब क्या नाम है, जब आराम से डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, ऑफ दी बोथ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल। ठीक है, 72 टाइम पर मिनट ये क्या नाम है कार्डियक साइकिल चलती रहती हैं, 72 टाइम पर मिनट। ठीक है,
अब देखो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकंड होता है। कार्डियक साइकिल का 0.8 सेकंड होता है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या नाम है, सुनो। ईच वेंटिकुलर पंप अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड हुईच इज कॉल्ड स्टोर वैल्यूम। हर एक वेंटिकुलर, हर एक वेन्स 70 ml ऑफ ब्लड पंप करती है, तो उससे तो हम बोलते हैं स्टोर वैल्यूम। वेंटिकुलर मतलब जब वो क्या नाम है कितनी तेजी से पंप चलते ब्लड निकल जाए, तो भैया जब पंप चलती है तो 70 ml उछाल मार के बाहर चला जाता है, तो वही होता है स्टोर वॉल्यूम। स्टोर वॉल्यूम आर दी मल्टीप्लाइड बाय दी हार्ट रेट। और जब स्टोर वॉल्यूम को हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमारा क्या आ जाता है, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट और देयरफॉर कार्डियक आउटपुट वॉल्यूम पंप ऑन एवरेज 500 ml और 5 लीटर, 5000 ml या 5 लीटर कहो, ये होता है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, the body has the ability to alter the stored volume as well as heart rate and thereby the cardiac output. For example, cardiac output of an एथलीट। भाई हर एक इंसान के लिए कार्डियक आउटपुट अलग अलग हो सकते हैं। अब मान लो एथलीट हो जाए तो उसका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाए, क्योंकि भाई एथलीट जो होता है वो ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन डिमांड करेगा, क्योंकि भाई वो जब दौड़ेगा तो उसका कहीं ना कहीं लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड बनने की वजह से वहाँ पे क्या नाम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत लगेगी। तो हर एक की कार्डियक आउटपुट अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद पहला बोला है कार्डियक साइकिल में दो प्रोमिनेंट साउंड आते हैं, एक क्या नाम है लब, एक आता है डब। लब साउंड किसकी वजह से आता है, क्लोजर ऑफ टायर स्पीड एंड बाय स्पीड वॉल्व। जब टायर स्पीड बाय स्पीड वॉल्व क्लोज होंगे तो लब आएगा, और जब वहीं पे क्या नाम है क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व तो डब आएगा। अगर सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाए तो डब, अदर बाय स्पीड एंड ट्राई स्पीड वॉल्व बंद होते हैं, डब आते हैं। तो ठीक है, अब ईसीजी जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इसे जानते हो, तुमने सुना है पिप पिप पी पी, ये सारी चीज़ जानते हो, साउंड तुमने सुना होगा कहीं पे। और ये मेन कारण होता है कार्डियक अरेस्ट का। अब इसके बाद तुम सुनो, ईसीजी जो होता है मशीन में जो ग्राफिक चलती हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो मशीन होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी में तीन चीज़ होते हैं। स्टैंडर्ड ईसीजी की बात कर दी जाए, 3 वायर होते हैं या 3 इलेक्ट्रिकल लीड होते हैं हर एक हाथ में, हर एक हाथ में, मतलब राइट हैंड के रिस्ट में, लेफ्ट हैंड के रिस्ट में, और हमारे लेफ्ट लेग के एंकल में, ये 3 वायर लगता है। और तो चार्जर हमारे हार्ट एक्टिविटी तो जानने के लिए हमारे कहीं हार्ट में चेस्ट रीजन में तो न तो लीड लगते हैं, मल्टीपल लीड लगते हैं, इसी तो बोलते हैं स्टैंडर्ड ईसीजी। और देखो पी वेव जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन। और ये डीपोलराइजेशन अदर मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट होता है आर्टरिया, इसकी वजह से डिस्चार्ज ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया होता है। डीपोलराइजेशन की वजह से क्या नाम है आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी वजह से डीपोलराइज होता है ऑफ द आर्टरिया। ठीक है, और QRS जो कि होता है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। P जो होता है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, QRS जो होता है ये होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और जो हमारा T होता है वो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ये हो गया ईसीजी। अब डबल सर्कुलेशन जो कि डबल सर्कुलेशन में 3 चीज़ आता है, ट्यूनिटा इंटीमा, ट्यूनिटा मीडिया, ट्यूनिटा एक्सटर्ना। ट्यूनिटा इंटीमा जो कि स्मूथ लेयर या बोल सकते हो स्ट्रमस एंडोथेलियम से बना होता है। ट्यूनिटा मीडिया जो होता है ट्यूनिटा मीडिया जो होता है वो कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर और स्मूथ मसल से बने होते हैं। और ट्यूनिटा एक्सटर्ना जो होता है वो हमारा किससे बना होता है भैया, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या और उसके साथ कोलेजन फाइबर हो जाए, तो ये बनते हैं भाई पी की। अब उसके बाद आते हैं ब्लड पंप। ये सारी चीज़ तुम्हें मालूम हो जाए, रेजुलेशन वाली चीज़ तो मालूम हो जाती, क्या नाम है ब्लड पंप करता है राइट वेंट्रिकल से
फिर उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर उसके बाद ये हमारे पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लेफ़्ट आर्टेरियम में आता है, फिर उसके थ्रू लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर हमारे पाथवे क्या नाम है बॉडी पाथवे पे जाता है, फिर वेना कावा से होते हुए फिर हमारे राइट आर्टेरियम में आ जाता है। ये सारी चीज़ मालूम हो जा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है एनसीईआरटी ने, ए यूनिट वैस्कुलर कनेक्शन exist between the digestive tract and liver third hepatic portal system। ए यूनिट कनेक्टर है जो कि कनेक्शन बीच में बीच में कनेक्शन होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में एक कनेक्शन होता है, और ये एक नया कनेक्शन तो बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है ये ब्लड ले जाता है इंटेस्टाइन से होते हुए लीवर तक ले जाता है, और इसी से बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और ए स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इन दी प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्लूसिव ऑफ द बॉडी। फिर नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट रेगुलेटेड इंटेंसली ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल जिसे बोलते हैं नोडल टिश्यू, इसीलिए हार्ट मायोजेनिक होता है, ठीक है। हार्ट मायोजेनिक होता है, ठीक है। अब डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं। हाइपरटेंशन जो कि 120 और 80 से अगर ज़्यादा आने लगे तो उससे हाइपरटेंशन हो जाता है, और 120 जो रिप्रेजेंट करता है वो 120 जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है सिस्टोलिक, और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक रिप्रेजेंट करता है। रेस्टिंग प्रेशर इतना होता है, ठीक है। और अगर बार बार क्या नाम है बीपी चित्रो डिफरेंट आता है तो वो क्या नाम है हाइपरटेंशन का मरीज हो सकता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि भाई ये तो हार्ट डिसीज की वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और ये सारी चीज़ ब्रेन और किडनी को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होता है, इसमें क्या नाम है जो हमारी क्या नाम है फ्लूइड होती है, जिसकी वजह से क्या नाम है जो ब्लड पंप करता है, उसमें क्या नाम है कैल्शियम आयन फैट कोलेस्ट्रॉल फाइब्रस टिश्यू ये सारी चीज़ डिपोजिशन हो जाता है, और इसकी वजह से ल्यूमन जो होता है नैरो हो जाता है, और इसी वजह से क्या नाम है हमारा जो क्या नाम है ब्लड पंप नहीं कर पाता है, मतलब हार्ट पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से एक नाम दे दिया है कोरोनरी मतलब डिपोजिशन ऑफ दी आयंस, ठीक है, एंड मटेरियल आर्टरीज में डिसीज हो जाता है। इसी ने नाम दिया एथेरियोस्क्लेरोसिस, इसी तो नाम दे दिया गया है, ठीक है। एंजाइना क्या होता है, कभी अचानक हमारी क्या नाम है ऑक्सीजन ना होने की वजह से, जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए हमारे हार्ट को उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो थोड़ा सा दर्द होता है, फिर भाई किनारे हो जाता है, निपट जाता है, ठीक है। तो एंजाइना कैन अकर इन मेन एंड वुमेन इन मिडिल एज, ठीक है। और हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा है, जितना उसे ज़रूरत चाहिए, जितना उसे चाहिए ब्लड, उतनी अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है बॉडी में, तो इसी तो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। विदाउट कॉन्जेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ द डिसीज। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम, तुम्हें लगता है हार्ट फेलियर सेम है कार्डियक अरेस्ट से, नहीं, बहुत डिफरेंट होता है। हार्ट अरेस्ट जो होता है हार्ट स्टॉप हो जाए, मतलब हार्ट बीट रुक जाए, हार्ट बीट रुक जाए तो हार्ट अरेस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी में जितना इनफ चाहिए ब्लड उतनी इनफ नहीं मिल पा रहा है तो उसे हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। और हार्ट अटैक भी अलग होता है। हार्ट अटैक क्या होता है, जब हमारे मसल्स अचानक डैमेज हो जाए, हमारे मसल जो हार्ट मसल होते हैं उस पर इतना लोड पड़ जाए कि वो तुरंत डैमेज चल जाए, और इनएक्टिवेटेड ब्लड सप्लाई मतलब ब्लड सप्लाई होना रुक जाए, तो इसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकते हैं। तो भैया ये चैप्टर होता है खत्म। और कैसा है आपका रिस्पॉन्स, लास्ट सुने कि नहीं सुने, आप लोग बताते रहे। तो करीब 1 आवर 4 मिनट 19 सेकेंड की ये वीडियो है, और आप लोग तो कैसी लगी, पूरा चैप्टर हमने कवर किया, ठीक है। तो भैया हंसते रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर ऑल।